कैसे हो दोस्तों। तो हमने एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 1 जीव जगत। इसमें हमने अबाउट लाइफ के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने देखा कि जीव जगत में विविधता, और यहाँ पे हमने ICBN के बारे में पढ़ा। ICBN की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICGN के बारे में सुना। ICBN बोटेनिकल नोमेनक्लेचर करता है और ICGN जो एनिमल है उनके नोमेनक्लेचर करता है। और अगर नोमेनक्लेचर की देखें तो पहला नाम, वैज्ञानिक नाम लिखते समय पहला नाम होता है वंश नाम या जीनस का, और दूसरा होता है जाति संकेत या स्पीसीज का। इसे ही द्विनाम पद्धति कहते हैं, और यह है लिनियस द्वारा सुझाई गई थी। ठीक है। उसके बाद में वैज्ञानिक नाम निकले के कुछ नियम पढ़े थे कि लैटिन भाषा में होना चाहिए, तिरछे अक्षरों में लिखे जाने चाहिए, पहला वंश नाम होता है, दूसरा जाति संकेत होता है, लिखते समय अलग अलग शब्दों को अंडरलाइन करना चाहिए, और छपाई के समय तिरछा लिखना चाहिए। जैसे कि यहाँ प्रिंटेड है, आप यहाँ देख सकते हैं छपा हुआ प्रिंटेड थोड़ा तिरछे अक्षरों में है। पहला वंश नाम को बताता है बड़े अक्षरों में होना चाहिए, और जो स्पीसीज को बताता है उसका छोटे लेटर में होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट में उसके ऑथर का नाम, जिसने नाम दिया है उसका नाम शॉर्ट में लिखा जाता है। ठीक है। तो हम एक दो स्पीसीज के नाम लिखना सीख जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक चलने वाला है वर्गीकी संवर्ग, इसमें हम पढ़ने वाले हैं। पहले एक दो नाम सीख लेते हैं कि क्या है। ठीक है। तो एक जो आगे आने वाला है आपके, तो मैं पहले गलत लिख रहा हूँ उसको, फिर उसके बाद रूल अप्लाई करके उसको सही लिखेंगे। मैं ऐसे नॉर्मल जनरल लिख लेता हूँ जो कि गलत है। जैसे कि पहले यही लिख लेते हैं आम का, मेंजिफेरा इंडिका। जैसे कि मैंने ये लिख लिया मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है। ये एक मैंने नॉर्मली नाम लिखा है। अब इसमें हम सारे रूल अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले वंश नाम है, जिसका वंश है उसको कहते हैं वंश नाम, और वंश नाम का जो एम है वो कैपिटल रहेगा, तो इस एम को कैपिटल लेके वंश नाम लिखते हैं मेंजिफेरा। और उसके बाद जो स्पीसीज है उसका नाम, उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो छोटा रहेगा, इसको कहते हैं इंडिका। ठीक है। जब हमने अभी हैंड राइट से लिखा है तो इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है। ये दोनों को अंडरलाइन कर दिया, बस यही है इसके नाम। और जिसने इसका नाम दिया है उसका नाम पीछे लिख देते हैं शॉर्ट में, इसको कहते हैं लीनियस। लीनियस द्वारा सुझाएगा तो लीनियस का है। ठीक है। और जब ये अगर यह प्रिंटेड होता है तो इसे तिरछे अक्षरों में इसके जैसा लिखा जाता, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है। और उसी प्रकार एक और नाम लिख लेते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं टाइगर का नाम लिखते हैं। टाइगर का जो जीनस होता है वो होता है पैंथेरा। ठीक है। और टाइग्रिस उसका स्पीसीज नेम, और इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा। ठीक है। हमें पता नहीं है कि ये नाम किसने दिया है, तो हम नहीं लिखते हैं इसके पीछे। ठीक है। इस तरह से हम नाम करते हैं। पहला है ये है जीनस या वंश का, और दूसरा स्पीसीज, इसको है जाति। तो इस तरह से नाम लिखा जाता है, वैज्ञानिक नाम। और इनके नियम आप अच्छे से देख लेना, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 8। हमने इसको भी कर लिया था। इसमें लिखा है कि जो आधुनिक वर्गीकरण है उसमें कोशिकाएं, रचनाएं, विकासीय क्रम, जीव की परिस्थिति सूचनाएं सभी प्राप्त की जाती है। जबकि जो पुरानी विधियां थी या पुराने मेथड थे उसे सिर्फ उपयोग के आधार पर किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। और अध्ययन के शाखा को सिस्टमेटिक्स कहते हैं। सिस्टमेटिक शब्द लीनियस के सिस्टमा से लिया गया है।
लिनियस की पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचर। ठीक है। नाम पद्धति, सबसे पहले पहचान, नामकरण करना, फिर उसको वर्गीकरण करना। ठीक है। ये सब बातें हम कर चुके थे पिछली वीडियो में। अगर आपको देखना है तो इससे पिछले वाली वीडियो आप देखें पूरी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ से हमारा क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और अगले 2-3 जो चैप्टर चलने वाले हैं वो इसी पे बेस्ड हैं। आप न्यू लर्नर हैं, आपको नहीं पता कुछ भी, तो आपको कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। शायद जो शब्द हमने पहले कभी सुने नहीं हैं, हमने कभी उनको पढ़ा नहीं है, तो वो सब बातें इसमें आने वाली है। तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए नई हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मैं इसलिए हर चीज़ को इसलिए अभी हैवी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं कुछ वर्ड ऐसे यूज करूँगा जिससे कि आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं ज़्यादा हैवी नहीं कर रहा चैप्टर को। बहुत जैसे इसमें लिखा है उसी के अनुसार चल रहा हूँ। यहाँ मैंने कल पढ़ाते समय एक टर्म यूज़ की थी जिसका कहा था मैंने हैबिटाट। यहाँ पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक है, इसमें मैंने कहा था हैबिटाट। हैबिटाट मतलब एक ऑर्गेनिज्म होता है, उसका फंडामेंटल एक स्पेस होता है जहाँ पे वो सारी उसकी जो आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताएं, वो उस स्पेस में पूरी करता है। उसको कहते हैं फंडामेंटल या हैबिटाट। जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, शेर है, तो वो जिस जगह पे रह रहा है वहाँ पे वो अपने लिए फूड भी सर्च करेगा, अपने लिए जो मेट है, पार्टनर है, उसकी भी तलाश करेगा, सब चीज़ें वहाँ पे वो करता है। तो उसका वो एक जगह हो जाती है, उसको कहते हैं हैबिटाट। और हैबिटाट के बारे में बहुत अच्छे से हम इकोलॉजी में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इकोलॉजी में जब आएगा चैप्टर उसमें बहुत अच्छे से बता दूँगा। अभी बस इतना सा है कि यहाँ पे जो वर्ड हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि शायद पहली बार हैं तो ये वर्ड आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण, जैसे भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हमने कोई ऑर्गेनिज्म लिया है, उसका हमें वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि एक पदानुक्रम सोपान है। पदानुक्रम सोपान यानी कि एक हायरार्की है जिसको स्टेप वाइज किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है। जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। जिसमें प्रत्येक सोपान पद या कैटेगरी या वर्ग रैंक को प्रदर्शित करता है। चूँकि समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं। चूँकि संवर्ग समस्त वर्गीकी व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं या टेक्सोनोमिक कैटेगरी कहते हैं। और यह सारे संवर्ग मिलकर, मतलब ये जितने भी हम अलग अलग स्टेप करेंगे, उन सब को मिलाकर सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम या वर्ग की टेक्सोनोमी बनाती है। इसको वर्ग की पदानुक्रम, इसको इंग्लिश में कहा है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ठीक है। बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है, जिसमें जो अलग अलग स्टेप हैं उसमें प्रत्येक जो स्टेप है या संवर्ग है वो वर्गीकरण की एक इकाई को प्रस्तुत करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्गक या टेक्सोन कहते हैं। अब ये चीज़ आपको मुझे पता है समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसका सीधा सा मतलब यहाँ पे जाता है कि यह सारे संवर्ग इसको हम बोलेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी या वर्गीकी पदानुक्रम। ये सारे पदानुक्रम है कि इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है, इसके बाद ये आना है। इनके बीच में भी कुछ स्टेप वाइज, जैसे कि वंश के बाद सब फैमिली, ऐसे कुछ चीज़ें आती हैं बीच में भी, वो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगा। तो ये एक पदानुक्रम सिस्टम है जिससे किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है।
ठीक है। इसमें वास्तव में यह एक पद को दिखाता है, इसे प्राय वर्गक टैक्सोन कहते हैं। इसमें से यह सारे किसी को भी टैक्सोन कहा जाता है। वर्गीकरण टैक्सी एक कैटेगरी या रैंक है जिसे को टैक्सोन कहा जाता है। ठीक है। वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा हम कर सकते हैं। वर्ग की संवर्ग या पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण के तौर पर कर सकते हैं, जैसे कि कीट जीवों को के वर्ग को दिखाता है। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है। कीट जीव जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद, मतलब 3 जोड़ी जॉइंटेड लेग्स होती है। इसका अर्थ है कि कीट स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 जोड़ी संधिपाद या जॉइंटेड लेग प्रेजेंट है, उनको सबको एक अलग वर्ग में शामिल किया जा सकता है, जिसको हम सब ऑर्थोपोडा इंसेक्टा कहा। इंसेक्टा वर्ग है, उसमें सबको शामिल किया गया है, इसलिए इसे कीट या ऑर्थोपोडा में शामिल करते हैं। इसलिए इसे एक पद या संवर्ग का दर्जा दिया गया है। ठीक है। यह एक जैसे कि इसमें आएगा दर्जा दिए गए। क्या आप ऐसे किसी अन्य जीव या अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? हाँ, जैसे कि सारे बर्ड्स हैं, बर्ड्स को अलग से जिनके अगर जो 4 लिम्स है, 4 हिम्स है, उनको सबको पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए 4 लिम्ब, हिंड लिम्ब, 4 लिम्ब क्या होते हैं और हिंड लिम्ब क्या होते हैं? 4 लिम्ब होते हैं अग्रपाद, जो हमारे हाथ हैं इनको 4 लिम्ब कहते हैं, और हिंड लिम्ब जो हमारे पैर हैं उनको हिंड लिम्ब कहते हैं। ठीक है। मैं यही इसी चीज़ से बच रहा हूँ कि मैं आपको कोई ऐसी टर्म ना दूँ जिससे आप परेशान हों। ठीक है। ये वर्ग, ठीक है, स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। जैसे कि ये वर्गीकरण की एक इकाई को बता रहा है, ये भी वर्गीकरण की एक इकाई को बता रहा है, फैमिली भी एक वर्गीकरण की इकाई को बता रहा है। ये वर्ग सुवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिकी समूहन। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको आकार के आधार पर डिवाइड करके हमने इनको डिवाइड कर दिया है। इनके जो जैविक रचना है उनको सभी के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकरण अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, अब ये आपके लिए सारे टर्म नए हैं तो देखते हैं। यहाँ पे इसको कहा गया जगत या किंगडम। जगत तो इंग्लिश में कहते हैं किंगडम। संघ, फाइलम अथवा भाग। संघ होता है एनिमल के लिए और भाग या डिवीजन कहते हैं पौधों के लिए, जो हम आगे आएंगे उस चैप्टर में देख लेंगे। वर्ग क्लास, गण ऑर्डर, कुल या फैमिली, वंश जीनस जाति स्पीसीज का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। पौधों तथा प्राणियों में दोनों में स्पीसीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। जब आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं, उसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उनके वर्ग के गुणों को ज्ञात होना है। इस प्रकार यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। अब जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम किसी प्रकार के एनिमल का क्लासिफिकेशन किस प्रकार करते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन करने के लिए जो उन्होंने कुछ तरीके बताए हैं, वो तरीके ये है किस प्रकार किसी भी एनिमल को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है। अथवा उनके गुणों के आधार पर, उसमें क्या क्या गुण है उसके आधार पर सभी का डिवीजन किया जाता है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता और विभिन्नता समझाने में सहायता होता है। समानता और विभिन्नता कैसे पहचानी जाती है वो धीरे धीरे आपको इसको पढ़ने के बाद समझ में आने लग जाएगी। ठीक है।
और यही कारण समानता और विभिन्नता जो एनिमल में जो डिफरेंस होता है उसके आधार पर ही उसको अलग अलग तरीके से डिवीज़न किया जाता है। जैसे कि बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एनिमल्स हैं। बर्ड्स को उसमें सारे अलग डिवाइड किया गया, फिशेज को अलग डिवीज़न किया गया, जो इंसेक्ट हैं उनको अलग डिवीज़न किया। ये सब उनके कैरेक्टर के आधार पर तो डिवीज़न किया गया। और वो कैसे डिवाइड किया गया वो इस प्रकार आगे समझेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या नाम है, स्पीसीज या जाति। स्पीसीज जाति, स्पीसीज शब्द का एक स्पीसीज के बारे में काफ़ी चीज़ें ये है कि इसकी जो डेफिनेशन दी गई वो मेयर साहब द्वारा दी गई थी। मेयर साहब, आपने मेयर साहब को मैंने आपको पहले दिखाया नहीं, मेयर साहब कहाँ है? मेयर साहब का फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे अपने चैप्टर की शुरुआत में मेयर साहब, अर्नेस्ट मेयर। 1904 में इनका जन्म हुआ, 2004 में इनका स्वर्गवास हो गया। इन्होंने इसमें लिखा है, इसके साथ ही हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गीकी को परिभाषित की अगुवाई की है। यानी कि जो स्पीसीज की डेफिनेशन दी वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी, ठीक है। यहाँ से ये वाली बात, और मेयर साहब ये हैं, इनका काफ़ी योगदान रहा है बायोलॉजी में, तो ये एक आदरणीय इंसान है। इनके बारे में याद रखने वाली ये बात है कि इन्होंने जाति वर्गीकी को परिभाषित किया है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे, और इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कि जो ऐसे पॉपुलेशन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरफर्टाइल हो और एक रिप्रोडक्टिव या जो बच्चे उत्पन्न कर सके, ऐसी स्पीसीज को जन्म दे सके, उसको कहा स्पीसीज। मतलब जो ऐसी स्पीसीज जो आपस में इंटरफर्टाइल होती है और जो उनके बच्चे भी फर्टाइल हों, इस तरह की इन्होंने डिफिनेशन दी थी। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग की मौलिक समानता होती है, उसे स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। वर्ग के अध्ययन में जीवों के वर्ग में जिनमें मौलिक समानता है, सबसे अधिक अगर समानता होती तो है वो है स्पीसीज में होती है। इसी वर्ग में या स्पीसीज में ही सबसे अधिक समानता होती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे असमानताएँ कम होती जाएगी। हम किसी भी स्पीसीज को उसके समीपस्थ संबंधित स्पीसीज से उसके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आकारिकीय, यहाँ पे लिखा है आकारिकीय, विभिन्नता के आधार पर उन्हें अलग। हम उनके लिए एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि मेजिफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू, पैंथेरा लियो शेर, उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो ये जाति संकेत पद हैं। यह जाति संकेत पद हैं, जबकि पहले शब्द मेजिफेरा, सोलेनम और पैंथेरा वंश के नाम, और यह टेक्सा अथवा संवर्ग को निरूपित करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। ये वंश की बात कर रहा है कि प्रत्येक वंश में एक से अधिक जातियां शामिल की जा सकती है। विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं, जिनमें आकार के गुण समान हो उनको दिखाते हैं, उनको एक वंश में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, पैंथेरा एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। ये टाइगर के बारे में कह रहा है। पैंथेरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। भाई एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ही अजीब लाइन है। पैंथेरा में एक अन्य जाति, जैसे कि पैंथेरा में शेर है, पैंथेरा लियो है, ये शेर है। और पैंथेरा में ही एक अलग जाति है जिसको कहते हैं टिग्रिस। टिग्रिस क्या है? टाइगर है, लेकिन इसका भी जो वंश है वो पैंथर है, इसलिए ये यहाँ से कनेक्ट की गई है। सोलेनम वंश में आते हैं। सोलेनम वंश में एक आता है ट्यूबेरोसम, ठीक है। ट्यूबेरोसम के बाद
एक और दिया गया है वंश में नाइग्रीन। नाइग्रीन क्या है? एक ब्लैक नाइटेड ब्लैक एक खरपतवार होती है, कोई औषधीय महत्व वाली खरपतवार है, ठीक है। और दूसरी है मेलाजेना। मेलाजेना सोलेनम मेलाजेना जो है बैंगन का वैज्ञानिक नाम है। और उसी प्रकार मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। मानव का नाम क्या है? होमो सेपियंस। ये चीज़ याद कर लो आप कि मानव का नाम क्या है। जाति तो सेपियंस है और वंश होमो है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा है वंश। वंश क्या है? दो वंश, एक वंश या एक टेक्सोन है या कैटेगरी है या टेक्सोन है जिसमें दो या दो से अधिक स्पीसीज हो सकती है, इसमें शामिल कर सकते हैं स्पीसीज को, ठीक है। तो वंश के बारे में पढ़ते हैं। वंश में संबंधित स्पीसीज का एक वर्ग आता है जो आपस में संबंधित होती है, उस स्पीसीज का एक वर्ग वो स्पीसीज आती है जिसमें स्पीसीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीसीज की तुलना में समान होते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीसीज का एक समूह होता है, जो ऐसी दो स्पीसीज है जो आपस में कनेक्ट है या संबंधित, उनके गुण समान हैं, उनको वंश में शामिल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आलू, टमाटर और बैंगन। आलू, टमाटर और बैंगन ये दोनों ये आलू, टमाटर और बैंगन ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, लेकिन सभी एक ही वंश में आते हैं जिसका नाम है सोलेनम वंश। तो सोलेनम वंश में 3 जातियाँ जैसे आलू, टमाटर और बैंगन, ठीक है, दोनों। और इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि शेर को कहते हैं पैंथेरा लियो। चीता पैंथेरा पार्डस, ठीक है। और पैंथर टिग्रिस ये है टाइगर का नाम, जिसमें बहुत गुण है। इनको सभी को पैंथेरा वंश में रखा जाता है। इन सभी को एक ही वंश है जिसका नाम है पैंथेरा, उसमें रखा जाता है। तो हमने पैंथेरा वंश में आते हैं। यह वंश एक दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। फेलिस में कौन आती है? बिल्ली, ठीक है, उससे भिन्न है। पैंथेरा और फेलिस ये दोनों, इनका कुल फैमिली एक है लेकिन इनका जीनस अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ से बढ़े थे आगे, हमने जाति किया, उसके बाद हमने वंश किया, अब उसके बाद है फैमिली की बारी। अब यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वंश में 2 या 2 से अधिक जातियाँ हो सकती है, उसी प्रकार फैमिली में 1 या 2 वंश शामिल किया जा सकते हैं। यह अगला संवर्ग या टेक्सोन है फैमिली। संबंधित वंश आते हैं, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। इसकी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि वंश स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जनन गुण है। ये लाइन थोड़ी सी ध्यान रख लो कि कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों में कायिक तथा जनन गुण है कि फैमिली का डिवीज़न किस प्रकार किया गया है। एक तो उनके पौधों के कायिक तथा जनन गुण के आधार पर फैमिली का वर्गीकरण किया गया है। प्लांट्स में ये थोड़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है कि वर्गीकरण का आधार अगर पूछ लिया जाए कि फैमिली का डिवीज़न किस प्लांट में किसके आधार पर किया, कायिक और जनन गुण के आधार पर, ठीक है। पौधों में 3 विभिन्न वंश, जैसे कि एक तो सोलेनम है, पिटूनिया है और एक धतूरा है। सोलेनम ये वंश हैं जो हमने अभी पढ़ के आए थे, वंश यही वंश है। वंश का नाम सोलेनम में 3 स्पीसीज थी, आपने वो देखा ही सही, आलू, टमाटर और बैंगन, जिनका नाम भी हमने ऊपर देखे थे, वही वंश की बात हो रही है। जो सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं। उनका कुल का नाम, ये फैमिली का नाम है सोलेनेसी। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, ठीक है। किस में रखा? फैमिली में, सोलेनेसी। जबकि प्राणी वंश पैंथेरा, एक तो पैंथेरा है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये पैंथेरा है, पैंथेरा जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं। इसमें आते हैं शेर, बाघ
और चीता, चीता। ठीक है। आते हैं कोफेलिस, बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा गया है। कोफेलिस, फेलिस, ये फेलिस जिसमें आती है बिल्ली, इन दोनों को किस कुल में रखा गया है? फेलिडी। इन दोनों को फेलिडी कुल में रखा गया है। तो ये तो हो गया फैमिली, और ये हो गए ये दोनों हैं वंश या जीनस। और ये अगर इनके नाम देखें, इनका ये है स्पीसीज, जैसे कि शेर का पैंथेरा लियो, बाघ का पैंथेरा टिग्रिस। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आप दोनों में कुछ समानताएं, कुछ विभिन्नताएं दिखाई देगी, जिन्हें क्रमशः कैनिडी और फेलिडी में रखा गया है। कुत्ते की फैमिली कैलिडी और बिल्ली की फेलिडी। यहाँ पे कुत्ते से कैलिडी और फेलिडी, बिल्ली से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। अब ऑर्डर से जो ऊपर की रैंक की कैटेगरी है या टेक्सॉन है या कैटेगरी है, उसको कहते हैं ऑर्डर या गण। अगर आप इंग्लिश में याद रखो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने भी पूरी बायोलॉजी इंग्लिश में ही पढ़ी है, इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही है। पर इंग्लिश ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि आप बायोलॉजी में इंग्लिश ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इंग्लिश के बिना आप नहीं कर पाएंगे उसको। तो इसका नाम रखो ऑर्डर। आपने पहले देखा कि संवर्ग जैसे स्पीसीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षणों पर आधारित है, तीनों लक्षणों पर आधारित है। प्राय गण या ऑर्डर अथवा अन्य उच्चतर वर्गीय की संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। यहाँ पर लक्षणों को समूहन हो जाता है, यहाँ से लक्षणों का समूहन स्टार्ट हो जाता है। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण इसमें बहुत सारे फैमिलीज के जो समूह होते हैं उसको गण में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ये लाइन यहाँ से कनेक्ट है, इधर से देखते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं, जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। जिन फैमिलीज के लक्षण एक समान होते हैं उनको एक सेम ऑर्डर में रखा जाता है। ध्यान रखिए, ये बात इंपॉर्टेंट है। जिसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की उपेक्षा कम होते हैं। जिसमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की उपेक्षा कम होते हैं। ठीक है। पादप कुल जैसे कॉर्नवोल्विडेसी, सोलेनेसी वो पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। ये ऑर्डर का नाम है। ठीक है, पॉलीसोनियलस। और ये दोनों फैमिलीज है, इनको किस में रखा गया है? पॉलीसोनियलस में। इसका मुख्य आधार पुष्पी लक्षण है। इनको रखने का पुष्पी मेन जो आधार है उसको क्या है? पुष्पी आधार है। जबकि प्राणी कार्निवोरस गण में फेलिडी, कार्निवोरा में जो ऑर्डर है उसका नाम है कार्निवोरा। कार्निवोरा में फेलिडी और कैनिडी कुलों को रखा गया है। फेलिडी में कौन थे? कुत्ता शेर और कुत्ता बिल्ली। और कैनिडी इसमें फेलिडी में तो बिल्ली, शेर, चीता वो सारे इसके सदस्य थे। और कैनिडी में ओनली कुत्ता था। ठीक है, तो उनको सारों को एक ही ऑर्डर में रखा गया जिसको कहें कार्निवोरा। उसके आगे बढ़ते हैं क्लास को। क्लास ये हायर कैटेगरी है या बहुत यहाँ पे क्लास, इस संवर्ग से संबंधित गुण आते हैं। इससे संवर्ग से संबंधित गुण आते हैं। उदाहरण प्राइमेटा गण में जैसे बंदर हैं, गोरिल्ला हैं, गिब्बान आते हैं। प्राइमेटा गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला और गिब्बान है, इसका उदाहरण उसका क्लास पूछे तो प्राइमेटा में गण में गोरिल्ला और गिब्बान आते हैं। और कार्निवोरा संघ जिसमें बाघ, बिल्ली व कुत्ता आते हैं को ममेलिया वर्ग में रखा गया है। ममेलिया वर्ग आगे जब क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा तब बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे।
के अतिरिक्त ममेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं, अन्य ऑर्डर भी शामिल किया जाता है। वर्ग जो ऑर्डर हैं उनसे मिलकर एक क्लास बनाई जाती है या एक वर्ग बनाया जाता है। अब सबसे हाई कैटेगरी एक होती है फाइलम, वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। ये सारे टर्म नहीं हैं, आप इनको याद करना। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। ये सारे मिलके किसका निर्माण करते हैं? फाइलम का। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड या पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। इन सभी को किस में रखा गया? कोर्डेटा में। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। पौधों में डिवीजन में रखा जाता है। जैसे कि आप जो नेक्स्ट यूनिट चैप्टर है इसमें आने पर हमें सब पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से देखेंगे और एक एक चीज़ को वापस डिस्क्राइब करेंगे। अब उसके बाद फाइलम के बाद आता है किंगडम या जंतु, जो मेन होता है जगत, जिसको बोलते हैं किंगडम। जंतु के वर्गीकरण तंत्र के विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतर संवर्ग जगत में रखा जाता है, उच्चतर संवर्ग जगत में रखा जाता है। जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत एनिमेलिया में रखा गया है, जिनमें से उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को एक अलग जगत है एनिमेलिया, उसमें रखा गया है, और पौधों को एक अलग जगत है जिसे प्लांटिंग, उसमें रख दिया गया है, ठीक है। भविष्य में हम दोनों वर्गों को जंतु जगत तथा पादप जगत कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, इसमें स्पीसीज से लेकर जाति, स्पीसीज से लेकर विभिन्न वर्ग के संवर्ग को आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग है। यदि वर्ग की वैज्ञानिकों इस पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बनाए गए हैं। इनके बीच में कुछ क्या बनाए गए हैं? पदानुक्रम में उप संवर्ग भी बनाए गए। मतलब जैसे कि वंश के ऑर्डर के बाद सब ऑर्डर, फैमिली सब फैमिली, इस प्रकार के उप संवर्ग भी बनाए गए हैं। इनमें विभिन्न टेक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने की सुविधा प्रदान की है। इसमें जो जिस प्रकार टेक्सा हमने टेक्सा हमने कहा था, कोई भी चीज़ है, जैसे कि कोई स्पीसीज है, कोई गण है, कोई क्लास है, इसको इस सब ने टेक्सा कहा था पहले, को उचित वैज्ञानिक स्थान देने की सुविधा दी है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखें। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का स्मरण कर सकते हैं? उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम जगत स्पीसीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। जैसे हम जाति, वंश, फैमिली इस ऊपर बढ़ते हैं, समान गुणों में कमी देखने को मिलती है। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। यहाँ पे सबसे नीचे जैसे कि कोई टेक्सा होगा, कोई भी एनिमल होगा, एनिमल को उसी को टेक्सा कहा है। एनिमल उसको वैज्ञानिक भाषा में उसको टेक्सा कहते हैं। सबसे नीचे जो टेक्सा होगा उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं उसी प्रकार उस स्तर पर अन्य टेक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्ग की समस्या और भी जटिल हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। कुछ सामान्य जीवों जैसे घरेलू मक्खी, आम, मानव, गेहूँ के विभिन्न वर्गीय संवर्गों को दिखाया गया है। यानी कि ये कुछ चीज़ें हैं, उनके एनिमल्स हैं, उनके स्पीसीज हैं, उनका वर्गीकरण किया गया है। वर्गीकरण कैसे किया जाता है इसको समझ लेते हैं। इसको आप एक दो बार रिवाइज करिएगा, आपको सब समझ में आएगा। वर्गीकरण करने से पहले सबसे पहले लिखा जाता है फाइलम, ये किंगडम,
ठीक है। हमने किंगडम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं हम फाइलम, उसके बाद लिखते हैं क्लास, उसके बाद लिखते हैं ऑर्डर, उसके बाद लिखते हैं फैमिली, उसके बाद लिखते हैं जीनस, और सबसे अंत में स्पीसीज। ठीक, इस तरह से किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जीनस, और उस अंत में उस स्पीसीज का नाम। और ये दोनों तो इस एनिमल्स के नाम ही हैं, जैसे कि जीनस और स्पीसीज, ये दोनों मिलकर तो एनिमल का नाम ही बना लेते हैं, क्योंकि द्विनाम पद्धति में यही तो है, जीनस और स्पीसीज। इसको पहले को कहते हैं वंश और दूसरा जाति, ये दोनों तो उसका नाम बन जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ समझते हैं, मानव यानी कि हम सब ह्यूमंस, मानव का सामान्य नाम है मानव। जैविक नाम, उसका नाम है होमो सेपियंस। यहाँ में सेपियंस क्या है, जाति नाम है। और वंश कौन सा है, होमो, इसका फैमिली है होमोनिडी। गण या ऑर्डर, इसका प्राइमेट। वर्ग ममेलिया। संघ क्या है, कॉर्डेटा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है घरेलू मक्खी का, जो घर में पाई जाती है। उसका स्पीसीज कौन सी है, डोमेस्टिका। उसका वंश कौन सा है, होमो। वंश कौन सा है, मस्का, तो उसका नाम है मस्का डोमेस्टिका। ठीक है। फैमिली है म्यूसिडी। गण डिप्टेरा। डिप्टेरा में इसलिए रखा है, इसके 2 पंख होते हैं ना, इसलिए इसको डाइप्टेरा कहते हैं। वर्ग कौन सा, इंसेक्टा, ये ऑर्थोपोडाई क्लास है इंसेक्टा। और संघ कौन सा है, ऑर्थोपोडा। आम मेजिफेरा, जिसको पहले हमने देखा था। ठीक है, मेजिफेरा इंडिका। और दूसरा है गेहूँ, टिट्रिगम एस्टिवम। ये दोनों आप कीजिएगा, क्योंकि आप स्वयं पढ़ेंगे इन दोनों को, सारी बातें हैं। मेरी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो हमने आज देखा कि किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे किंगडम, उसके बाद लिखेंगे फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर लिखा जाता है जीनस और स्पीसीज। और हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे यहाँ पे, कि सबसे पहले जैसे कि ह्यूमंस का लिखा, तो ह्यूमंस का लिखे तो फाइलम कौन सा है, किंगडम तो है मेमेलिया, मेमल्स है, फाइलम, क्लास है, कॉर्डे, सब कुछ। ठीक है, मेमेलिया, क्लास है, कॉर्डेट, मेमल्स है सारे हों। तो ये 2 मैंने कर दिए। आप इन दोनों को 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कीजिए। रिवाइज करेंगे सारा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। चल दोस्तों, इस चीज़ का कम से कम 3-4 बार आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह चीज़ें हमेशा या आएगी और हमेशा पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं ये आगे न पीछे काम आती रहती है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम हम करेंगे वर्गीय साधन, सहायक साधन। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम भी देखेंगे। और उसके बाद हम वर्गीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यहीं से शुरू होता है, यहाँ से काफ़ी चीज़ें होती है। और मैंने ये भी चैप्टर थोड़ा जल्दी करने की कोशिश की है। इसके बाद का मैं काफ़ी स्लो में एक टॉपिक काफ़ी धीरे स्पीड कम करके आगे बढ़ाऊँगा इसको। ठीक है, काफ़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। NCERT पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है दोस्तों, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि मैं इसका अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँ। थैंक यू सो मच।